और फिर ये एडीसीआर के पास अभी भी वो एप्लीकेशन पड़ी है 3/10/2020 को इसरार हसन के इन्होंने साइन कर दिए हैं। कभी कहते हैं मर गया है, कभी कहते हैं जिंदा है, कभी कहते हैं नहीं जी वो फिर जिंदा है फिर मर गया है। इस एक और बात की मैं वजाहत करना चाहता हूं कि मेरा सियासी खानदान के साथ ताल्लुक तो जरूर है, लेकिन ना मेरे वाले साहब सियासत में है, ना मेरे चचा सियासत में है, ना मैं खुद सियासत में हूँ। हमने हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगी है और मुस्तकबिल में भी अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। सबसे पहले आज वेलकम कहेंगे सरदार अजमल खान ढांडला साहब को, क्योंकि गुज़श्ता दिनों जो है वो एक मसला पेश आया था ज़मीन के हवाले से, अराजी के हवाले से, जो पटवार खाना के करीब का आबादी है, वहाँ पर जो दुकानें हैं, वहाँ पर जो केस जो है इन्होंने अदालत से जो है वो जीता है, अदालत से बैलेंस के आर्डर करवाएं। तो इस ज़िमन में जब पुलिस और महकमा रेवन्यू का अमला और अजमल खान अगर वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो तसादम हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के अबहाम सामने आ रहे हैं। पठान एक तरफ से जो है उन्होंने अपना जो है वो रश किया हुआ था, लड़ाई झगड़ा किया है, पथराव किया है। इसके साथ साथ राणा बिरादरी भी वो भी सामने आ चुकी थी। तो असल हक़ाइक़ क्या है, असल हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने के लिए हमने ये गुजारिश की थी, तकलीफ दी है हमने सरदार अजमल खान ढांडला साहब को कि आप आएँ और अपनी वजाहत करें, क्योंकि इनका तल्लक जो है वो सियासी खानदान से भी है। तो लोगों के दिलों में जो ख्यालों में जो ये चीज़ आ रही है कि ये क्योंकि बरसर इक़्तिदार ग्रुप है तो शायद इसी बिना के ऊपर जो है वो ये कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो नाज़रीन, आज असल हक़ाइक़ जो हैं वो क्या हैं आप हम जानेंगे सरदार अजमल खान ढांडला साहब के कि ये जो ज़मीन थी ये कब का रोला था और ज़मीन आपकी मजीद शहर में किस हद तक आप जो है वो अदालत से कहाँ कहाँ आपने अपील दायर की और किस तरह ये तनाज़ा था, किस तरह सर खान साहब इस ज़मीन के बारे में जो पटवार खाने में ये जो गुज़श्ता रोज़ तनाज़ा हुआ है, यहाँ पे पथराव हुआ है, तनाज़ा हुआ है, बंदे ज़ख्मी हो गए, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को भी ज़रा बताएं और हमें याद क्या था। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ असलम खान साहब, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। जो गुज़श्ता दिन एक वाक़या अनफॉर्चुनेटली पेश आया है, ये इस रकबे की जो हकीकत है कि 1946 से ये प्रॉपर्टी मेरे दादा की है और रेवेन्यू में एक टर्म यूज़ होती है आला मालिक की। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि सबसे जो आला मलकियत है, सबसे पहली मलकियत है इसमें बकर शहर के अंदर उत्तरा ख़ानदान की, उसके बाद ढांडला ख़ानदान की। मेरे दादा मोहम्मद खान ढांडला की इस वक्त भी 72 कनाल सिटी के अंदर है, जिस पे मुख्तलिफ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। उसका जब मैंने रिकॉर्ड उसका चेक कराया तो जिन जगहों पे लोगों ने घर बनाए हुए हैं या उसको कमर्शियल तौर पे यूज़ किया जा रहा है तो उनको ना हमने कोई नोटिस दिया ना तंग किया, लेकिन शहर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो खाली हैं जिन पे हमारी मलकियत है। ये रकबा 1946 के रिकॉर्ड के मुताबिक हमारी मलकियत, मेरे दादा की मलकियत है। मेरे दादा की मलकियत से ये मेरे वाले साहब को ट्रांसफ़र हुआ और 2017 के अंदर मेरे वाले साहब ने ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र की। इसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे ड्राई फ्रूट मार्केट बनी हुई थी। उन पठानों ने मुझसे रब्ता किया कि हमें रेवेन्यू के लोग आके ब्लैकमेल करते हैं, कभी पुलिस ब्लैकमेल करती है, तो आपकी प्रॉपर्टी है, हम आपके साथ एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। मैंने अपनी काउंसिल के साथ मशवरा किया। ये जो उनके साथ मेरा एग्रीमेंट हो रहा है जी, ये 5/4/2018 को रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर हो रहा है, जजेस की मौजूदगी में ये हुआ है। कोई उसके ऊपर हमने इन पठानों के ऊपर ना कोई गन्स रखी हुई थी, ना कोई उनके ऊपर हमारा प्रेशर था कि हमारे साथ ये आप एग्रीमेंट करें। उन्होंने खुशी खुशी ये एग्रीमेंट किया था मेरे साथ 4/4/2020 तक। और ये आपने जो आपकी कीमती अराजी थी ये उन पठानों को आपने मतलब किराए पे मतलब जगह, इनको मैंने किराए के लिए ये जगह दी और इनके साथ 2 साल का मेरा एग्रीमेंट हुआ। और जब ये एग्रीमेंट मेरा ख़त्म हुआ मैंने कहा अब इसको मतलब है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ यही कहता है जब आपका एक एक्सपायर हो रही है डेट तो आपको फिर रिन्यूअल में जाना पड़ता है। जब हमने इनको कहा तो उसके बाद एक सकीना मुख्तियार नामी एक औरत सामने आई जी। उसकी एक अलग सी कहानी है कि सकीना मुख्तियार ने ना ही किसी फोरम पे आज तक रेवेन्यू के अंदर
एप्लीकेशन मूव की कि ये रकबा मेरा बनता है, और ना ही सकीना मुख्तियार की फेवर में कोई फैसला किसी फोरम से आया है। इसके पीछे एक पूरा माफिया मौजूद था जो इस जमीन को हड़प करना चाहता था, और अब भी उनके ये इरादे हैं कि ये जमीन इसको है अपने हाथों में ले लिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला जो लोग गलत काम करते हैं उनको पूरी सजा मिलती है। इस सारी कहानी के पीछे, सकीना मुख्तियार के पीछे, एक तहसीलदार दोस्त मोहम्मद कलवल और रबानी सियाल पटवारी। रबानी सियाल की जिस तरह वो रिटायर होके गया है, उसे तो टर्मिनेट हो गया था, फिर उसमें सियासी लोग शामिल हुए। वो चाहता था कि मेरी बाइज्जत वापसी हो, फिर वो जिस तरीके से उसकी वापसी हुई जब वो रिटायर हुआ वो भी सबके इल्म में है। दोस्त मोहम्मद साहब के ऊपर FIR चार्ज हुई, वो भी सजा भुगत के आ गए हैं। ये भी कुदरत का एक रिवेंज था जो कुदरत ने इनसे लेना था। इन्होंने जाके सकीना मुख्तियार से एप्लीकेशन, जो इसरार हसन की एक एप्लीकेशन इन्होंने मूव कराई रेवेन्यू बोर्ड के अंदर, जो कि पेंडिंग पड़ी हुई थी 2007 में जी। RL2 के तहत इन्होंने मूव की। हालांकि RL2 के लिए है 1975 का एक लॉ है स्पेशल, जिसको रिपील एक्ट कहते हैं, कि जिन लोगों के क्लेम्स थे, रकबे थे 1975 तक, जिनको अपने राइट्स जिन लोगों ने ले लिए उनको गवर्नमेंट ने दे दिए। 1975 के एक दिन भी कोई बात 1976 को भी आ रहा है तो उसके कोई हकूक नहीं है। इन्होंने एप्लीकेशन जाके मूव की है 2007 में। ये तकरीबन 31 साल बनते हैं। इनको बैला वो जो रकबा है लाट हो ही नहीं सकता। फिर इन्होंने सबसे बड़ा जो है, उस वक्त एक मेंबर थे हसन रजा जाफरी साहब, वो रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इन्होंने उनसे फैसला लिखवाया, जिसमें इसमें 2010 में उसके अंदर ये कह रहे हैं कि इसरार हसन फौत हो गया है, उसके वारिस कायम किए जाए। और जिस दिन मेंबर साहब, मैंने उसकी आपको कॉपी भी प्रोवाइड की है, जिस दिन मेंबर साहब ने फैसला अनाउंस किया है उसमें उसने लिखा है कि इसरार हसन ने खुद आके मेरे साथ बहस की है। नंबर 1। नंबर 2, फिर इन्होंने अब हाई कोर्ट में ये कहा है 26/3/2020 को कि इसरार हसन फौत हो गया है, उसके ईयर्स कैम किए जाएं, उसके वर्सा कैम किए जाएं। और फिर ये ADCR के पास अभी भी वो एप्लीकेशन पड़ी है 3/10/2020 को। इसरार हसन के इन्होंने साइन कर दिए हैं, जेली साइन कर दिए हैं, और कहा है कि वो मुर्दे को जिंदा कर दिया है। इन्होंने 4 दफा अपनी बात को तब्दील किया है। कभी कहते हैं मर गया है, कभी कहते हैं जिंदा है, कभी कहते हैं नहीं जी वो फिर जिंदा है, फिर मर गया है। इस तरह की इनकी स्टोरी है। ना इनका कोई लेना है ना इनका देना है। जब ये सारा कुछ हो गया तो पठानों ने कहा जी हमें वो सकीना मुख्तियार का, सुलेमान मुख्तियार है वो एक कांस्टेबल है, वो हमें कहता है कि आप इस जगह को एंजॉय करें, और हमारा तो इनके साथ केसेस चल रहे हैं, आप किसी के साथ ये एग्रीमेंट साइन ना करें। फिर पठानों ने मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर दिया, तो ज़ाहिर है मैंने कोर्ट में मूव करना था जी, ताकि इनको बेदखल किया जाए। एक और बात की मैं वजाहत करना चाहता हूं कि मेरा सियासी खानदान के साथ ताल्लुक तो जरूर है, लेकिन ना मेरे वाले साहब सियासत में हैं, ना मेरे चचा सियासत में है, ना मैं खुद सियासत में हूं, और कभी भी हमने किसी से कोई सियासी मदद ना ली है, ना हम इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में लेंगे। हमने हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगी है और मुस्तकबिल में भी अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे। हमने कोर्ट के अंदर मूव किया, सीनियर सिविल जज ने इसके अंदर 16/1/21 को पठानों की तमाम दरखास्तें खारिज की, बाशमूल सकीना मुख्तियार के। सकीना मुख्तियार का तो जज साहब ने अपने आर्डर में वाज़े तौर पे लिखा है कि इनका कोई इस्तेहकाक नहीं बनता। ये सिर्फ जो इन्होंने अजमल खान और की रजिस्ट्री को चैलेंज किया हुआ है उसके लिए सबूत बनाने के लिए ये बार बार अदालतों में आ रहे हैं। फिर जब ये सीनियर सिविल जज से इनका मुकदमा खारिज हुआ पठानों का और सकीना मुख्तियार का, फिर ये चले गए डिस्ट्रिक्ट जज के पास। फिर डिस्ट्रिक्ट जज ने इसको 7/4/21 को इनकी दरखास्तें जो हैं खारिज कर दी। खारिज होने के बाद इन्होंने फिर 4 एप्लीकेशंस मूव कर दी हाई कोर्ट में, 2 एप्लीकेशंस इन्होंने मूव नहीं की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से 4 एप्लीकेशंस का स्टे लेके आए, 2 में इनका कोई ना इन्होंने अप्लाई किया ना ये स्टे लेके आए। फिर इन्होंने उजरदारियां दायर कर दी कोर्ट के अंदर ताकि ये मामला प्रोलॉन्ग हो जाए। 21 तारीख को इनकी उजरदारियां भी खारिज हो गई और डिस्ट्रिक्ट जो है सीनियर सिविल जज उन्होंने कहा बैलिफ मुकर्रर किया कि इनको जाके आप कब्जा दिलवाएं जी।
और जिस दिन बैलिफ मुकर्रर हुआ है उस दिन से एक दिन पहले उन्होंने जाके तवीज़ खान और मियाँ खान को जाके नोटिस दिए हैं कि ये जगह आप खाली कर दें, क्योंकि ये अदालत का हुक्म है, हमने खाली करवा के देनी है। उनके ऊपर आप वो चेक कर ले, उन नोटिस पे उनके ऊपर साइन है उनके बकायदा। फिर एक दिन के टाइम अगले दिन जो फिर बैलिफ आया, बैलिफ थाने में सिटी के अंदर गया, वहां उन्होंने अपनी एंट्रीज वगैरह की, जो लीगल प्रोसीजर था उसको उन्होंने कंप्लीट करने के बाद वो मेरे साथ वहां पे चले गए जी। जब मैं वहां बैलिफ पुलिस के साथ मैं वहां चला गया, उन्होंने पठानों को कहा कि ये जगह खाली कर दें जी। उन्होंने कहा हम खाली करते हैं। इसी दौरान मुझे एक कॉल आती है कि जी वो तो इसकी कोर्ट में स्टे करने के लिए दूसरी पार्टी पहुंच चुकी है जी। मैं उस वक्त सीधा कोर्ट में चला गया जी। ठीक, बंदे जरूर मेरे साथ थे, जहरी बात है, जब हमने पोजीशन लेना था तो वहां पे हमने अपनी कंस्ट्रक्शन भी तो करनी थी ना, उसको अपने रकबे को अपनी तहवील में भी तो लेना था। जब आप पहुंचे हैं तो वहां मज़ाहमत का सामना करना कोई उस वक्त कोई मज़ाहमत नहीं थी। उस वक्त पठानों ने कहा कि हम जगह खाली कर देते हैं जी। उनका ये था कि इसको हम लीगर, उनका फसाद तो उन्होंने शुरू किया, पथराव उन्होंने इसलिए शुरू कर दिया कि ताकि उधर से अदालत से स्टे आ जाए, हम इस चीज को प्रोलॉन्ग करें और ये कब्जा ना ले सकें जी। जिस वक्त ये लड़ाई वाला वहां पे हुआ है उस वक्त तो मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था, वो कोर्ट के अंदर वो वीडियो मौजूद है, मैं कोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूं, मुझे कॉल आती है कि ये तसादम हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, ना वहां पे मेरे वालिद साहब मौजूद थे, नॉलेज में उनके जरूर था कि ये हमारा रकबा है, ये इस तरह प्रोसीजर हुआ है। अब्बास खान के इल्म में कोई चीज नहीं थी, वो अपने घर पे मौजूद थे। सही। ना मेरे वालिद साहब मौजूद थे, ना मेरे चचा मौजूद थे, ना मैं खुद वहां पे जो है जिस वक्त लड़ाई हुई उस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद ही नहीं था। आप कोर्ट में थे? मैं कोर्ट में था। तो आपके बंधु ने फिर आपको क्या इतला दी? मुझे ये इतला दी गई कि जैसे ही 10-15 मिनट गुजरे हैं इन्होंने हमारे ऊपर पथराव शुरू कर दिया। बैलिफ पे भी उन्होंने अटैक किया, पुलिस पे भी उन्होंने अटैक किया, कार्य सरकार में उन्होंने पुलिस के साथ मज़ाहमत की। अगर हमारे लोग वहां पे नहीं होते, आप बेशक इसको इन्वेस्टिगेट कर लें, उस वक्त बहुत बड़ा नुकसान होता पुलिस का भी और बैलिफ का भी। और कितने बंदे जख्मी हो गए आपके, या उनकी तरफ से भी कोई जख्मी? हमारे काफी लोग उसमें जख्मी हुए हैं जी, 4-5 तो हमारे लोग शदीद जख्मी हुए हैं। और DHQ में इस वक्त भी वो हॉस्पिटल में है जी। और पुलिस ने जो मज़ाहमत करने वाले लोग थे जिन्होंने पथराव किया है, तो पुलिस के साथ मज़ाहमत किया है, बैलिफ के साथ किया है, तो वो मुकदमा दर्ज हो गया है थाना में? ये थाना में उन्होंने दोनों पार्टीज पे मुकदमा दर्ज किया है। मेरा एक असलम खान साहब एक सवाल है, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान है? क्या पाकिस्तान एक बनाना स्टेट है? हम तो गए थे, पूरा लीगल हमने प्रोसीजर कंप्लीट किया। मज़ाहमत उन्होंने की। ये एक क्वेश्चन मार्क है कि जिन लोगों जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की, उनके साथ उस दिन क्या हुआ 21 तारीख को, वो तो भागते नजर है। बैलिफ के ऊपर पथराव हुआ, वो भी भागते नजर है। तो फिर इस तरह तो अगर ये सिलसिला हुआ तो फिर तो एक इसी तरह का बन जाएगा कि जो जिसका दिल करेगा वो उसी तरह करना शुरू हो जाएगा। मैं 18 महीने कभी एक अदालत से दूसरी अदालत से तीसरी अदालत, और 18 महीनों में अपोनेंट पार्टी ने अपनी 7 बार कौंसिल चेंज की है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर वो लोग सच्चे हैं, चाहे वो सकीना मुख्तियार का खानदान है, चाहे वो पठान वहां पे बैठे हुए हैं, वो क्यों स्टे के पीछे छुपते हैं? आए वो फेस करें उसको, क्यों प्रोलॉन्ग करते हैं? इससे कबल खान साहब, मतलब ये FIR भी है मेरे पास एंटी करप्शन की, जो कि FIR आप लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी आपके वाले साहब। ये है गुलाम सकीना बेवा मुख्तियार अहमद, ये मुकदमा नंबर भी है 36 तकरीबन, और इसमें मुख्तलिफ दफ़ात शामिल की गई हैं। इसमें भी यही है कि मतलब कि मोहम्मद अजमल खान आपका नाम भी है इसमें, और अकबर खान साहब का नाम भी है, तो तीसरा नाम भी है गुलाम बास चचा के भी नाम है, 4 मज़ीद भी लोग इसमें शामिल हैं। तो इस FIR के मुतल्लिक़ क्या बना, इन्होंने इस मुकदमे में जो FIR दर्ज हुई है, इसकी पहले एंटी करप्शन ने या डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने इंक्वायरी की होगी, और उसके बाद फिर FIR दर्ज की है, या पहले FIR दर्ज कर दी थी? इसकी रीज़न क्या थी FIR? असलम खान साहब, ये एक बड़ी लंबी दास्तान है।
अभी मैं क्योंकि ये जो मामला है सब जुडिशियस है, अभी कोर्ट में चल रहा है, इसकी मैं तफसील में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वक्त आने पे मैं ये सारी चीज़ें सामने लाऊंगा। ये अनफॉर्चुनेटली ये कोई 3 इंक्वायरीज एंटी करप्शन में ऑलरेडी हो चुकी हैं जी। इसी मुकदमे में सबसे पहले ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जी। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जी, ये सकीना मुख्तियार ने एप्लीकेशन मूव की थी 15/8/18 को। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है कंप्लेंट जो है वो डीसी साहब को लेटर लिख रहे हैं कि ये एक एप्लीकेशन हमारे पास आई है इन लोगों के खिलाफ, आप इस रजिस्ट्री की इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट जो है वो मुझे भेजें। डी साहब ने उस वक्त तलहा सईद साहब एसी थे, उनकी ड्यूटी लगाई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने बकायदा इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये लोग टाउट हैं, ये मुख्तलिफ लोगों पे इसी तरह की एप्लीकेशंस मूव करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, लिहाजा जो ये रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्री के मुतालिक उसको डिक्लेयर करने का, उसको जो है खारिज करने का अख्तियार जो है सिर्फ और सिर्फ वो सिविल कोर्ट के पास है। सिविल कोर्ट ही इसका डिसाइड कर सकती है क्योंकि ये मैटर ऑफ एविडेंस है, ना इसको कोई जो है वो खारिज कर सकता है। और बाकी जहां तक इसके कानूनी तकाजे हैं वो सारे मुकम्मल हुए हैं, कोई ऐसी इसमें कोई चीज नहीं हुई जो इलीगल हुई हो। लिहाजा इसमें ये वो उसने रिपोर्ट ये डी साहब को भेज दी। डीसी साहब ने बकायदा एंटी करप्शन को लेटर लिखा कि इसको जो है फाइल किया जाए, ये जो है मेंटेनेबल नहीं है। ये इनकी एप्लीकेशन एफआईआर के बाद ये पहले की बात है, ये 18 से ये मूव हो रही हैं। ये हो गया जिसका डी साहब का ये मौजूद है, उनका लेटर भी मौजूद है जो उन्होंने एंटी करप्शन को लिखा जी, खत्म हो गई। उसके बाद इन्होंने फिर एप्लीकेशन 6 महीने के बाद फिर एप्लीकेशन एंटी करप्शन में इन्होंने मूव कर दी। फिर हुआ, फिर 1/6/2020 को इन्होंने खुद ये ड्रॉप कर दी इंक्वायरी जी कि इसका सिविल कोर्ट जो है वो फैसला कर सकती है जी। मुझे अब ये बताएं कि क्या एक ही मैटर हो, एक ही मामला हो, एक ही लैंड हो, उसकी 3 बार इंक्वायरी हो सकती है? बार बार क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं है कि एंटी करप्शन ने खुद ही 2 बार उनके अपने ऑफिस ने इसको दफ्तर दाखिल किया, फिर उसी पे एफआईआर? आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि ये हर 3 महीने के बाद ये ओपन हो जाती है इंक्वायरीज? मैंने आपको कहा है कि बहुत सी बातें हैं, बहुत से राज हैं, अभी मैंने नहीं खोलने, ये में वक्त आने पे चीजें ये सारी इंशाल्लाह क्लियर हो रही हैं। और हमने हमेशा कानून की पासदारी की है, कानून की पासदारी करेंगे और इंशाअल्लाह हम जिस तरह हम सुरखरू हुए हैं कोर्ट से पोजेशन हमारा डिग्री हुआ है, इस तरह आने वाले दिनों में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो खान साहब आपने ये वाजे कर दिया कि जब ये वकुआ हुआ हम बैलेफ को लेके गए और बैलेफ को वहाँ पुलिस को वहाँ पहुँचा के जब आपने सुना है कि वो स्टे के लिए मुखालिफ जा रहे हैं तो आप अदालत चले गए। एक तो वहाँ आप मौजूद नहीं थे, मैं ही गुलाम बैलेफ के साथ और बड़े सिविलाइज तरीके के साथ उन मेरी पठानों के साथ बात हुई। मैंने कहा आप हमारे भाई हैं, मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आपने खुद एग्रीमेंट साइन किए, फिर आप कोर्ट्स में चले गए, हम कोर्ट्स में चले गए। अब इन्होंने आपको कहा, उन्होंने कहा उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल थी। मेरा यही था कि हम 18 महीने से कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, आपको जैसा कि पता है कि यहाँ का जो सिस्टम है कि खुद हम वहां पे हो गए। और अब एक और बात है कि अब क्या कहें, और जब वो हुआ कि हमें नोटिस भी नहीं हुआ, इतना अहम मैटर है, अदालतें फैसले खुद ही फैसले हमारी फेवर में कर रही हैं और फिर मतलब है उसको मुझे नोटिस भी मैं खुद पेश हो गया। अगर उसमें हमारा वो फेयर ना होता काम, अगर हम सच्चे ना होते तो मुझे उसको मैं लीगल ऑन करता। क्या इस तसादुम जो हुआ है इसका फायदा किसको हुआ है? ज़ाहिर है। अच्छा, इस हवाले से थोड़ी सी ये भी है कि
मलकीती सबूत के हवाले से, यानी आपने पहले मैंने इस जमीन की डिग्री या मतलब आपने यहाँ से करवाई हुई थी या आप ट्रांसफर हुई जो आपको मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया है कि 1946 का जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है वो आप चेक कर लें, उसमें मेरे दादा मालिक हैं। उसके बाद ये पूरे सिटी को एक इंतकाल का नाम दे दिया गया 1799, जो 30/3/1982 को मिच्योर हुआ है, उसमें मेरे वालिद का रिकॉर्ड उसमें मौजूद है। और उसमें एक शर्त वाजिबुल अर्ज है जिसमें एक उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है कि इसके अंदर जो इसको सिटी के अंदर इसको मौजा ही उस वक्त कहते थे कि इस मौजे के अंदर बकर डगर के अंदर जो मालिक हैं उनकी मलकियत उसी तरह बरकरार रहेगी, उनकी मलकियत कोई चेंज नहीं होगी। और बाकी इस पूरे 1799 में पूरे सिटी को जो है आबादी दे डिक्लेयर कर दिया गया। सिर्फ आबादी दे का कानून भी यही है कि आपने माजी में जिस देखा हुआ होगा कि कुछ लोगों ने मतलब है उनके पास कोई नहीं है, मलकियत भी नहीं है, लेकिन उनके कब्जे हैं काफी अरसे से, वो लैंड्स भी उनके मतलब है उनके नाम पे रजिस्ट्रियां भी हो गई। आबादी दे का कानून ही यही है कि जिसका जो काबिज होगा वो मालिक होगा, लेकिन हमारी मलकियत भी मौजूद है, हमारा कब्जा भी मौजूद है, रजिस्ट्री भी उसी लिए। और आज तक हमारी रजिस्ट्री इंटैक्ट है, कहीं पे वो खारिज नहीं होगी। और ये पठान आपके किराएदार थे, इनको बेदखल किया तो बेदखल किया और पुलिस और लीगली तरीके से आप लीगल आप बेशक ये चेक कर सकते हैं, बैलिफ किया वो, उसकी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अच्छा, ये तो नाजरीन आप बात सुन रहे थे, यकीनन आपको अब समझ आ गई होगी कि ये माजरा क्या था, ये जो पटवार खाने में हुआ। तो पटवारी भी सरापा एहतजाज हैं, पटवारी कहते हैं कि हम पर भी इन पठानों ने और इन लोगों ने हमला किया है। तो वो कौन लोग थे? आप में से आपके बंदे थे या उनके खिलाफ वो कर रहे हैं? असलम खान साहब, मेरे बंदों को क्या जरूरत थी रेवेन्यू वाले बंदों पे जाके अटैक करने की? इसका आप देखें कि इसका सबसे बड़ा ये जो हंगामा हुआ है वहां पे, वो कहते हैं इसका धोखे लगे हुए हैं, सरकारी जमीन के ऊपर पठानों ने लगाए हुए हैं, तो वो गवर्नमेंट की लैंड है, तो पटवार खाने की जमीन है, तो इसको बेदखल किया जाए। जब तक ये बेदखल नहीं किए जाते, यहाँ से ये मूव नहीं किए जाते। मैंने आपको पहले कहा है कि रेवेन्यू के बहुत से लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं अपनी जेबें भरने के लिए। जब एक दफा उनको एसी साहब ने ही उनको बेदखल कर दिया था, तो दूसरी दफा क्या जगह थी फ्रंट से हटा के बैक पे ले जाने की? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। और इसमें जिसका किरदार है वो किरदार मेरे सामने है, मुझे इल्म है, मेरी नजर से ओझल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वक्त आने पे मैं ये सारी चीजें वाजे करूंगा, और जहां से भी ये डायरेक्शंस आती नहीं कि इस मामले को डिले किया जाए, इस मामले को डिले किया जाए, वो भी मेरे नॉलेज में है। खान साहब, सोशल मीडिया पे भी आपने भी सुना होगा, सभी आपके दोस्त, हमारे दोस्त भी सुन रहे हैं, और कॉलें भी आ रही हैं इस्लामाबाद से कि सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ किस्म की बातें जो चल रही हैं, आपने भी सुना होता। और उस हवाले से क्या कहेंगे? अजमल टाउन के एक वकुए के बारे में भी उसको रिपीट किया गया कि ये वकुआ भी इसमें कड़ी का है, इसी की कड़ी है, और इसके साथ मुख्तलिफ आप इल्ज़ाम जो है वो सोशल मीडिया पर भी लगाए गए हैं कि ये बासर ग्रुप है खान और कब्जा ग्रुप है, इस तरह के इल्ज़ाम भी लगाए गए। दूसरा भी अब्बास खान के ऊपर, गुलाम आपके वाले साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम आयद किए गए। इन सारे जो चीज़ें हैं इनको ज़रा वजाहत कर दें कि इसकी वजह क्या है। अस्सलाम खान साहब, आपका भी उसी इलाके से ताल्लुक है जहाँ से हम हैं, तो मेरे वालिद की लाइफ, मेरे चचा की लाइफ वो सबके सामने है। उन्होंने अपनी लाइफ किस तरह गुजारी है और किस तरह उनका बिहेवियर रहा है, किस तरह उनकी नेचर है, और बड़ी आजिज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ढांडला ख़ानदान में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी मेरे वालिद और मेरे चचा की है माशाअल्लाह, और वो जनरेशन टू जनरेशन हमें ट्रांसफ़र हुई है। और उसके वो उनको विरासत मिलने के बाद उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में इजाफा किया, वो भी सबके सामने है। एक बात हो गई। दूसरा, जहाँ तक अजमल टाउन का ताल्लुक है, अजमल टाउन के अंदर मिसेस अजमल खान से बहुत से लोगों ने एग्रीमेंट्स किए, उन्होंने परचेज किए, मैंने भी परचेज की, उनको पेमेंट्स हुई, थ्रू चेक्स उनको पेमेंट्स हुई। कितनी प्रॉपर्टी वहाँ से? वो 5-10 के नाल टोटल रकबा है। उसके बाद राना अरशद साहब हैं जो रॉयल सिटी वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है अब्दुल वैद खान साहब से ये लैंड मेरे वाले साहब को ट्रांसफ़र हुई है, तो उसके साथ भी उनको भी हमने पेमेंट्स की।
अभी भी मेरा 5 कनाल जो है रकबा है वो उस पे अजमल टाउन में कंदील शाह साहब और ज़ादे खैल एक फैमिली है, अभी तक उन्होंने कब्जा किया हुआ है। वहद खाता है, कोई उसमें खाता शरीक नहीं है, बाकायदा उसकी रजिस्ट्री हुई है राना अरशद साहब के वाले राना फरजान साहब से, और उस पर अभी तक वो काबिज हैं। और जहाँ तक ये मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, ना हमने वहाँ पे कब्जा किया था और ना ही मेरे प्लाट पे कोई बंदे जो है एक्सपायर हुआ था। वो इल्ज़ाम, वो एक अलहदा स्टोरी है, उसको इन्वेस्टिगेट कर लें कि वो क्या वो मामला था, वो मामला कुछ और था। मेरे ख्याल में उसकी तफसील में मुझे नहीं जाना चाहिए, अजमल टाउन के लोग वो खुद जानते हैं। ये भी इल्ज़ाम है, अगर किसी के पास ये भी सबूत है कि वो कब्जे के दौरान वो बंदा कत्ल हुआ था या उसी तनाजुर में वो हुआ कत्ल हुआ था, एक्सपायर हुआ था, या उसी जो मेरा वाला वो प्लाट था उस पे वो कत्ल हुआ था, उसकी जो भी सज़ा होगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। यकीनन नाजरीन, अजमल खान साहब की आप बात सुन रहे थे, यकीनन वो बजा फरमा रहे थे कि बग़ैर तहकीक के, तस्दीक के अगर कोई बात सामने ना आए तो उसको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या टीवी चैनल या अखबारात में ना दिया जाए। बेहतर है कि वो जो मर्डर हुआ था वो कहाँ का मसला था, किसी और जगह का, तो ज़मीन के हवाले से वो मेरी ज़रूर वहाँ पे मेरी लैंड मौजूद है, लेकिन वहाँ कुछ लोग काबिज़ हैं। उन काबजीन से भी हम बात करेंगे कि उनका मौक़िफ़ भी लेंगे कि आया आप भी जो है वो इस ज़मीन पर काबिज़ हैं जिनका नाम लिया है खान साहब ने। तो हम किसी के ऊपर ना कोई इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और ना आज हमारा मिल बैठने का मकसद भी यही था कि बहुत सारे लोगों में अवहम था कि ढांडला ख़ानदान के ये जो नौजवान हैं ये ही कब्ज़ा ग्रुप में शामिल हो रहे हैं और ये कब्ज़ा करें। लेकिन असल हकीकत नाज़रीन आपने सुन ली, खान साहब की वजाहती बयान आपने सुन लिया कि ये जो लैंड थी ये इनके दादा की थी और उसके बाद ट्रांसफ़र इनके वाले साहब को, फिर इनके जो इंतकाल थे वो इनके नाम रजिस्ट्री हुई और उसके बाद फिर अदालतों में ये गए लीगली तरीके के साथ, फिर इन्होंने वो जगह जो है वो किराए पर दी। अब किराएदार उनको बेदखल करना था, जगह इन्होंने अपनी तहवील में लेनी थी, तो फिर भी इन्होंने उनको खुद कर सकते थे, जाके उनको भगा सकते थे अपने बंदों के साथ, लेकिन इन्होंने वो जो कानून है वो हाथ में नहीं लिया बल्कि कानून का सहारा लिया। वहाँ बाकायदा एप्लीकेशनें गुजारी और केस जीता और आर्डर करवाए बैलिफ के ज़रिए, जज साहब के ज़रिए, बजरिया पुलिस, और फिर ये मौके पर पहुँचे। इनका ये भी कहना है कि ना ही हमने, हमारे बंदों ने वहाँ पे जो वहाँ मौजूद थे, मैं मौजूद नहीं था, ना ही मेरे चचा गुलाम अब्बास साहब मौजूद थे और ना ही मेरे वाले साहब गुलाम अकबर खान साहब यहाँ मौजूद थे। खान साहब भी खुद जो है वो अदालत में मौजूद थे, तो इनको कॉल गई कि इस तरह बैलिफ के साथ और पुलिस के साथ तसादम हुआ है और मेरे बंदों के साथ। तो ये इतला ज़रूर मिली है, इनके बंदे ज़ख्मी भी हुए हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पुलिस की मुद्दत में 60 अफराद के खिलाफ। अब दूसरी पार्टी ने स्टे भी अदालत से लिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा खान साहब, ये इस ज़मीन का भी और दूसरी का भी, और दूसरा ये जो आप पे ये इल्ज़ाम, लास्ट जो है आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कब तक ये अपनी अराजी जो है इनसे वापस ले लेंगे या वो अदालतों में इस तरह स्टे लेके फिर वो आगे रुकावट बनेंगे आपकी? ये आखिर कब तक रुकावट बनेगी? हमने पहले भी जाके कोर्ट के ज़रिए इंसाफ लेने की कोशिश की है और फ्यूचर में भी हम कोर्ट से ही इंसाफ लेंगे। ना हमारी इस माहौल में परवरिश हुई है कि हम कोई इस तरह की इल्लीगल चीज़ें करें और ना ही हमें इस चीज़ की कोई इजाज़त है। बाकी जहाँ तक है ये इसको एक मैंने आपको इसमें थोड़ा सा बताया है कि इसके पीछे एक बड़ा माफिया है, ये सारा इस तरह के इक़दामात वो कर रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि बहुत जल्द हम कानूनी तरीके से ये जगह हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। यकीनन खान साहब आप सुनते रहे होंगे, बल्कि आपके वाले साहब ने भी उनसे भी बात हुई, आपके चचा से भी आपने भी सुना था सोशल मीडिया पे भी, और लोग जो अखबारात में आया और एकदम तसादम हुआ। आपने मुकम्मल तफसील जो है हमारे नाजरीन को, आपके चाहने वाले भी, आपके यकीनन मुखालफीन ने भी सुना है और आपके चाहने वालों ने भी सुना है। लास्ट इस बखर की आवाम को आपने, इन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो कि लोगों के दिलों में जो है ये जो अबहम है वो दूर हो सके? नेक्स्ट आपकी क्या पॉलिसी है खिदमत के हवाले से, इंसानियत के हवाले से लोगों को? देखिए, अब मुझे तो अपने वाले साहब ने हमेशा से 3 चीज़ें जो हैं वो मैंने सीखी हैं
ये वर्ड शायद पहले किसी ने मुझे जो मिला है, मैसेज मिला है, या जिस तरह से उन्होंने हमारी तरबियत की है कि हमारे लिए 3 चीज़ें हमने सीखे हैं, मेरी लेगेसी में हैं, और मैं उसी लेगेसी को लेके चलूँगा, पे, पीपल एंड पेशेंस। यही मेरा बखर की आवाम के लिए मैसेज है कि मैं ना ज़िंदगी में मेरा वालिद कभी ब्लैकमेल हुआ है, ना मैं ज़िंदगी में कभी ब्लैकमेल हुआ हूँ, और ना मैं मुस्तकबिल में ब्लैकमेल हूँगा। अपने हक के लिए मैं आखिरी हद तक जाऊँगा, और कानूनी जो रास्ते हैं उनको अपना कर, ना कि गैर कानूनी चीज़ें करके। ना ही हम कब्ज़ा माफिया हैं, और ना ही इस तरह की हमने कोई इक़दामात माजी में किए हैं, और ना ही हम मुस्तकबिल में इरादा रखते हैं। बाकी जिन लोगों ने ये इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं, आज मेरी कौंसिल से बात हो गई है डिटेल में, इंशाअल्लाह आप देखेंगे 1-2 दिन तक वो उनको नोटिस जो है डिफर्मेशन का रिसीव हो जाएगा। वो भी उसको मैं इल्ज़ामात का भरपूर तरीके से मैं जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे नाजरीन तक जो है वो आपका मैसेज पहुंच गया। नाजरीन, हम आप लेंगे इजाज़त, क्योंकि खान साहब का कीमती वक्त है और खान साहब ने वक्त दिया। और जो अभाम था डिस्ट्रिक्ट में, जो डिस्कस हो रहा था सोशल मीडिया पे, अखबारात में, कि क्या मसला था क्या नहीं, आज आपने अच्छी तरीके से और मुस्बत तरीके से आपने जो है जवाब सुन लिया है। दूसरी पार्टी के जो सवालात थे वो खान साहब के आगे मैंने रख दिए हैं, FIR के मुतल्लिक भी, और दूसरी पार्टी जो वो क्लेम कर रही है उस हवाले से भी आपने सुन लिया। दोनों इतराफ का जो मौक़िफ़ था वो डिस्कस हो गया खान साहब के साथ। दूसरा, खान साहब ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि मैं ना ब्लैकमेल हूँगा, ना हुआ हूँ, और ना आइंदा भी होऊंगा, बल्कि कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से अपनी लैंड का, अपने रकबे का, अपनी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ भी करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला जो वक्त करीब है तो मैं जो हमारा जो हक़ है वो इंशाअल्लाह हक़ भी लेंगे। तो मुस्बत तरीके से, और पहले भी मैंने अदालती तरीके से और लीगली तरीके से मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया और पूरा प्रोसेस किया। जहाँ तक पटवार खाने का एहतजाज का है तो वो भी महकमा माल के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ पर पुलिस और बैलिफ अदालती तो वो तनाज़ा हुआ, तो पथराव जो है वो इन पर हुआ, पटवारियों पर। तो पटवारियों ने आज दूसरे दिन भी और कल भी तीसरा दिन होगा जो हड़ताल का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाअल्लाह खान साहब को दोबारा भी तकलीफ़ देंगे, आप तक जो असल हक़ाइक़ हैं वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। अल्लाह हाफ़िज़।